हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रेखा मैम। जैक द्वारा जारी किया गया 2024 का मॉडल सेट जो सोशल साइंस है क्लास 10th के लिए लेकर के आई हूँ। वर्तमान में तो एक ही मॉडल सेट जारी किया गया है, अगला साल 5-5 मॉडल सेट जारी किए गए थे। मैं कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट पहले बना चुकी हूँ। अभी जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट जो सोशल साइंस से है, मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोग इसको अच्छा से बार बार दोहरा दोहरा के पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? तो इसमें से जैव संसाधन का उदाहरण मनुष्य है, सही संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? इसका सही आंसर है डी, न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? तो निकोबारी कबूतर जो है लुप्त जातियों की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? महानदी, हीराकुंड परियोजना, टाका, भूमिगत जल टैंक, इल्तुतमिश, हौज खास, गंगा, भाखड़ा नंगल परियोजना। ये ए बी सी ये सभी सुमेलित हैं, बल्कि गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना नहीं बना है गंगा नदी में, ये सतलुज नदी में बना है। इसलिए इनमें से डी सुमेलित नहीं है, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो आप लोग जानते हैं अभी रबी फसल बोया जा रहा है, तो अभी कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु है। तो अभी शीत ऋतु में रबी फसल बोया जाता है। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो चाय रोपण कृषि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के गोवा और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी का परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है। आप लोग देखेंगे बड़े बड़े शहरों में पानी के लिए भी बड़ी बड़ी पाइपें होती है, कच्चा तेल के लिए भी, पेट्रोल के लिए भी सब पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, सब चीज़ जो हमारे देश के, राज्य के, ये सब कानून या फिर लोगों के अधिकार को कैसे बंटवारा हो, ये सभी अलग अलग अनुसूचियों में रखा है। तो भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? स्थानीय शासन यानी पंचायती चुनाव में 1/3 महिला के लिए आरक्षित है, क्योंकि कोई भी महिला नेता लाइन में या समाज सेवा के लाइन में नहीं आता था, तो इसके लिए किसी क्षेत्र को सिर्फ महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया ताकि वहाँ पुरुष खड़ा न हो पाए। इस स्थिति में महिला खड़ा होंगी ही, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1/3। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक चला, ये बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितने फीसदी है? तो ऐसे तो एग्जैक्ट अनेक विधानसभाओं में अपनी अपनी स्थान रखती है, एग्जैक्ट कोई प्रतिशत पता नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि 10% से कम है, यहाँ 10% से कम कहीं नहीं है, तो यानी कि करीब 5% है। इसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो इसमें से भारत, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। तो ये भारत, फ्रांस, जर्मनी में बहुदलीय व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो नेपाल सबसे नया लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि सबसे बाद में यहाँ लोकतंत्र का स्थापना हुआ,
उससे पहले यहाँ राजतंत्र हुआ करती थी, तो 2008 में राजतंत्र को समाप्त किया गया। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? इसका ऑप्शन ए सही होगा, फेडरकोर्स संगठन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो शिशु मृत्यु दर कम कैसे हुई? शिशु मृत्यु दर होने का क्या कारण है? वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं होने का एक प्रमुख कारण वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं केरल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसीलिए वहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो हम रोजगार के क्षेत्रक के रूप में देखे थे कि दो क्षेत्रक हैं, एक संगठित क्षेत्रक, एक असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक में वे लोग आते हैं जिसको रोज काम मिलता है, रोजगार की अन्य सुविधाएं जैसे छुट्टी, प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ये सारी चीज़ें मिलती है, उसे संगठित क्षेत्र में कहा जाता है। उसकी नौकरी स्थायी होती है, उसको नियम और शर्तों के तहत ही निकाला जा सकता है, उसे कई नियम शर्तों के तहत ही उसके प्रवेश भी दिया जाता है, तो संगठित क्षेत्र कहते हैं। असंगठित क्षेत्र, उसमें कोई नियम रूल नहीं होता है, उसमें रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसमें बताया गया है कि संगठित क्षेत्र में नियोजित यानी जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, इसके स्थायी कर्मचारी कई नियम शर्तों के तहत उसमें प्रवेश भी लेते हैं, शायद साथ कई नियम शर्तों के बाद ही उसे निकाला जा सकता है। एक खास उम्र तक उसको उसमें काम करने दिया जाता है। अगर वो कर्मचारी उस शर्तों को नहीं मानती है या फिर कोई गंभीर अपराध करते हैं तो ही उसको समय से पहले निकाला जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 18, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किए जाते हैं? तो रोजगार का अवसर कैसे उपलब्ध होगा? अधिक जनसंख्या को अधिक से अधिक रोजगार देना होगा, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि। सिंचाई की सुविधा में वृद्धि होगी तो किसी भी भूमि पर हम 2-4 फसल लगा सकते हैं, वो चाहे बारिश का मौसम हो चाहे नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अधिक लोगों को काम मिल सकता है। वही हम देखते हैं विद्यालय और अस्पताल की स्थापना, जितना विद्यालय स्थापित होगा, जितना अस्पताल स्थापित होगा, वहाँ पे उतने लोग कामगार रहेंगे, उतने लोग वहाँ पे डॉक्टर, टीचर, साथ ही साथ उसके सहायक कर्मी भी आ सकते हैं, तो इस तरह आदमी को रोजगार मिल सकता है। खाद्य प्रसंस्करण इकाई, खाद्य प्रसंस्करण इकाई यानी जो हमारे यहाँ के सरकार खरीदते हैं अनाज वगैरह को, तो उसके लिए गोदाम वगैरह जो बनाए जाते हैं उसे खाद्य प्रसंस्करण इकाई कहते हैं। तो जितना गोदाम वगैरह रहेगा उतना ही किसानों का अनाज को सरकार खरीद पाएंगे और किसान ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न कर पाएगी। साथ ही साथ उस इकाई में भी कई तरह के कर्मचारी को रोजगार मिलेगा। तो इसमें पूछा गया है ए में केवल एक, बी में 1 और 2, सी में 2 और 3, डी में 1, 2, 3, तो डी सही होगा क्योंकि ये तीनों ही रोजगार बढ़ाने में सहायक है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो इसमें से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया हुआ है। राम ने 1.5 ब्याज प्रति माह की दर से व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज दर पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हमको सबसे पहले यह सवाल समझना होगा। राम है वह 1.5 ब्याज प्रति माह यानी प्रत्येक माह उसको देना पड़ रहा है, तो अगर हम जोड़ें उसको एक साल में उसको 18% ब्याज देना पड़ जा रहा है अपना महाजन को। और वहीं अगर हम श्याम के देखें तो श्याम सिर्फ 8% ब्याज दे रहा है। तो इस स्थिति में देखा जा रहा है कि राम से श्याम की स्थिति अच्छी है
क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज उसको लगता नहीं है। यहाँ ऑप्शन में देखना होगा, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ऑप्शन सी। सारे ऑप्शन को पढ़ के ध्यान से देखना है। यहाँ सी में है, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। हाँ, अपने वो लाभ का बहुत बड़ा भाग वो व्यापारी को ही सूद के रूप में दे रहा है, ब्याज के रूप में दे रहा है, तो इस तरह से उसका हालत खराब होगी ही। क्वेश्चन नंबर 21। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब पारित किया? तो भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई नामक कानून लागू किया था। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रवाद। इसका सही आंसर है सी। इसको उदारीकरण कहते हैं। अब अवरोध और प्रतिबंध का अर्थ क्या होता है? अवरोध मीन्स रुकावट, प्रतिबंध उसको कई तरह के नियम और शर्तों के तहत बांध देना। तो ये व्यापार विनिमय के बारे में कहा जा रहा है। ये इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन है। व्यापार, यहाँ से वहाँ तक जाना आना, लोग अब विदेशों में खुले तौर से जा रहे हैं, खुले तौर से उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, विदेशी लोग भी हमारे यहाँ खुले तौर से घूमने आ रहे हैं, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही है। तो ये सारी रोक टोक खत्म करने की जो है उसे उदारीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। अर्नेस्ट रैनन किस देश के दार्शनिक थे? तो अर्नेस्ट रैनन फ्रांसीसी दार्शनिक थे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक जुइसेप्पी मैत्सनी थे। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ये ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28। 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो ये अफ्रीका में बहुत तेजी से फैली थी। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो इनमें से ऑप्शन ए तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, जर्मनी। इनमें से ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्र में था। ऑप्शन सी सही होगा। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, रूस और इटली ये सभी थे। क्वेश्चन नंबर 30। स्पैनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई? तो स्पैनिंग जेनी मशीन जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। बच्चों, यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अभी कॉपी में लिखने का समय नहीं है, अब दिमाग में लिखने का समय आ गया है। इसलिए आप लोग कॉपी में लिखने के बदले दिमाग में लिखने का प्रयास करें। मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर समझ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे, उदारवाद का क्या अर्थ है? तो उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उदय 17वीं शताब्दी में हुआ था और इसके उदय करने वाले जो थे महान विचारक लोग थे। उस समय तक लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे थे, धीरे धीरे जागरूकता आ रही थी। राजा लोग तथा चर्च के लोग लोगों को प्रताड़ित करने में लगे रहते थे। कई प्रकार के अंधविश्वास तथा कई प्रकार के बंधनों से लोग तंग आ गए थे। इसी बीच विचारक जॉन लॉक का उत्पन्न होता है। जॉन लॉक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता, समानता की मांग करता है। उनका कहना था कि सभी लोगों को समान अधिकार है, स्वतंत्रता सबको चाहिए, सभी लोगों के बीच सहमति करके ही लोग शासन कर पाएगा, तथा राजनीतिक समानता होनी चाहिए, निजी संपत्ति रखने की समानता होनी चाहिए। ये उदारवाद का मुख्य विचार था। क्वेश्चन नंबर 32। गिरमिटिया मजदूर कौन थे?
तो गिरमिटिया मजदूर जब अंग्रेज हमारे भारत आए हुए थे उस टाइम भारतीयों ने को कई देशों पर ले जाया जाता था जॉब करने के लिए या नौकरी देने के नाम पर। उसे दूसरे देश जैसे दक्षिण अफ्रीका अन्य देशों में भेजे जाते थे, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी और अन्य देशों में जनसंख्या की कमी थी। वहाँ बड़े बड़े बागानों में लोगों को काम करवाने के लिए भारत से एग्रीमेंट करवाया जाता था। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि कितना लोग सऊदी अरबिया जाते हैं, पहले एग्रीमेंट करता है कि 3 साल 5 साल काम करना है। वैसे भारतीयों को भी एग्रीमेंट किया जाता था, अंगूठे का निशान लिया जाता था। उसके तहत भारतीय लोग समझ नहीं पाते थे कि ये अंगूठे का निशान क्यों लिया जा रहा है। उसको इसलिए लिया जाता था क्योंकि वो एक प्रकार का एग्रीमेंट था। जितना दिन के लिए हम यहाँ पे अंगूठा में साइन लगा करवाए या अंगूठा लगवाए, उतना दिन तक तुमको वहाँ रहना पड़ेगा। भारतीय लोग गरीब होते थे, वो लोग उसके बहकावे में आ जाते थे, अंगूठा लगा देते थे और फिर उसको बहुत दूर दूर देशों तक ले जाया जाता था, जहाँ पर आने का तो बहुत कम ही चांस हुआ करता था। तो गिरमिटिया मजदूर क्या था? एक अनुबंध के तहत ले जाया गया मजदूर, जिसे किसी अन्य देशों में एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। और ये 5 वर्ष 10 वर्ष जितना दिन का एग्रीमेंट होता था वहाँ पर काम करना पड़ता था। ये गिरमिटिया मजदूर थे। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले 2 हानियों को लिखें। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना किसे कहा जाता है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना जिधर से पानी बहती है, प्राकृतिक नदी होती है, उन नदियों के पानी को बहुउद्देशीय काम करने के लिए कहा जाए तो बिजली बनाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, नहर बनाने के लिए या बड़े बड़े फैक्ट्रियों तक पानी पहुंचाने के लिए उसको बांध बनाया जाता है बड़ी बड़ी, और उस नदी की पानी को रोक लिया जाता है। नदी की पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े बांध बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब उसके लिए आसपास के कई गांवों को उठा दिया जाता है। साथ ही साथ प्राकृतिक स्थल जो है, कई प्रकार के जानवरों पशु पक्षियों के नष्ट हो जाते हैं। तो इनकी हानि क्या हुई? इसकी हानि कि कितने लोगों के ज़मीन जलमग्न हो जाते हैं, जो पुरखों तक का ज़मीन होता है खत्म हो जाता है। और दूसरी हानि होती है कि प्राकृतिक आपदा आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वहाँ के बहुत बड़े बड़े जंगलों को, बड़े बड़े गांवों को उठाकर जलमग्न कर दिया जाता है। कई पशु पक्षी के घर उजड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, खनिज क्या है? तो खनिज, हम जानते हैं कि खनिज जमीन के नीचे दबी हुई वह पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी है, वह खनिज है। कोयला, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब खनिज के श्रेणी में आते हैं। ये जमीन के नीचे है और इसको मनुष्य अपना उपयोग के लिए विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उसको प्राप्त करते हैं, उसे खनिज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता कहने का अर्थ है कि किसी को किसी खास धर्म से लगाव हो जाना, किसी को किसी खास जाति से लगाव हो जाना, और ये लगाव इतना चरम सीमा तक पहुंच जाना कि उसके लिए अन्य संप्रदायों को, अन्य जातियों को, अन्य धर्मों को नीचा दिखाने के लिए भी तैयार होता है। और ये सांप्रदायिक भावना जो है कभी कभी बहुत हानिकारक भी सिद्ध हो जाता है। ये आपस में बैर का, गृह युद्ध का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता किसी खास धर्म, खास जाति से लगाव है, जो बहुत उच्च स्तर तक पहुंच जाता है और किसी अन्य धर्म को वह नीचा दिखाना लगता है, किसी अन्य जाति को वह नीचा दिखाने लगता है। ये सांप्रदायिकता है। क्वेश्चन नंबर 36, नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं? तो नारी का अर्थ होता है स्त्री। पहले हमारे भारत देश में स्त्रियों को पुरुषों से कमतर समझा जाता था। स्त्रियां घर के कामों के लिए होती थी, पुरुषें बाहर के कामों के लिए होती थी। स्त्रियां सुबह से शाम तक काम करती रहती थी, पुरुष बाहर से काम करके आते थे, उसे सम्मान इज्जत सब कुछ मिलता था। लेकिन स्त्रियां घर में काम करते हुए भी वो, उसका कोई इनकम का जरिया नहीं था और वो उसके लिए इनकम कुछ नहीं था, क्योंकि घर के कामों में पैसा नहीं मिलता है। इसीलिए स्त्रियां धीरे धीरे अपने अधिकारों के लिए जागने लगी, क्योंकि स्त्रियां धीरे धीरे शिक्षित होने लगी,
अंग्रेज आने के बाद हमारे यहाँ भी कई समाज सुधारक हुए जिन्होंने नारी शिक्षा पर बहुत जोर दिया। नारी शिक्षा से जुड़ने लगे। अब नारियाँ घर से बाहर भी, चारदीवारी के बाहर भी काम करने के लिए आने लगी। पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाने लगे। इस स्थितियों में स्त्रियां अब पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता चाहती है, पुरुषों के बराबर समानता चाहती है, सम्मान भी चाहती है, और उसके लिए वह पुरुषों के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगी और अपना सम्मान के लिए वह कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंचने लगी। सरकार से कई प्रकार की सुरक्षा मांगी जाने लगी तथा कानून में भी नारी स्वतंत्रता, नारी समानता, नारी सुरक्षा को स्थान देने की मांग करने लगी। वही नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, साक्षरता दर को परिभाषित करें। साक्षरता दर यानी साक्षर व्यक्ति जो कि अक्षर को पहचान सके। साक्षरता दर एक खास उम्र के लोगों या खास उम्र के बच्चे के बाद से बोला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे तो पढ़ नहीं सकते। हमारे भारत में 7 वर्ष से ऊंची उम्र के बच्चे और जो युवा जो हैं, कितने लोग एक निश्चित समय में शिक्षा प्राप्त किए या शिक्षित हैं, उसी को साक्षरता दर कहा जाता है। इसमें 7 वर्ष से ऊंचे वर्ग के लोगों को लिया जाता है, 7 वर्ष से नीचे बच्चों को नहीं गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्यों को लिखें। विश्व व्यापार संगठन को WTO के नाम से भी पुकारा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 को की गई थी। इसका मुख्य कार्य है व्यापारिक विवादों को सुलझाना। एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं। आज उदारीकरण का दौर है। संपूर्ण देश एक देश से दूसरे देश तक पूंजी निवेश, कई प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्थापित करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, इस तरह के कई प्रकार के व्यापार माध्यमों से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो उससे कई प्रकार की विवादें भी उत्पन्न हो जाती है। तो उन विवादों का सुलझाने का काम WTO का है। दूसरा काम है राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करना। प्रत्येक राष्ट्र व्यापार की क्या क्या नीति बना रही है और ये नीतियाँ संपूर्ण देश के लिए, विश्व के सभी देश के लिए अच्छा है या नहीं है, इसकी निगरानी करना विश्व व्यापार संगठन का काम है। विकासशील देशों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देना, ये भी विश्व व्यापार संगठन का काम है। विश्व व्यापार संगठन में जितने देश जुड़े हुए हैं, वे देश को जो पिछड़े हैं उसको कई प्रकार की तकनीकी शिक्षा प्रदान करती है तथा कई आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है उसके नज़दीक में एक बगीचा है, उसी बगीचा में काल बैसाखी का मेला लगा हुआ था और उस मेले में कुछ मीटिंग्स भी चल रही थी और इसकी जानकारी हमारे जो ब्रिटिश जनरल डायर जो से पता चल जाता है और वो आके वहाँ पर निर्दोष बच्चे, बूढ़े, महिला सब पर गोली चला देती है और गोली चलाने के कारण 1000 से ज़्यादा वहाँ पर व्यक्तियों का मौत होता है। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वहाँ पर बैठक रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में चल रही थी। तो कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को, और यह रॉलेट एक्ट के विरोध में हुई थी। गोली किसने चलाया था? जनरल डायर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन वुड्स समझौता जो है 1944 को न्यू हैम्पशायर में हुआ था और वो 1944 का समय जो था वह विश्व युद्ध का समय था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। सभी देशों का ध्यान सिर्फ युद्ध पर लगा हुआ था। व्यापार, व्यवसाय, कृषि सब कुछ ठप हो चुका था।
इस स्थिति में विश्व में सभी को ये चिंता होने लगी थी कि विश्व के सभी देश गरीब होते जा रहे हैं, विश्व की सारी अर्थव्यवस्था चौपट होते जा रही है, इसके लिए कोई मजबूत संस्था का निर्माण किया जाए। इसके लिए 1944 में ब्रिटेन वुड्स का समझौता हुआ और इसी ब्रिटेन वुड्स के समझौते में यह तय किया गया कि किस प्रकार से वैश्विक आर्थिक स्थिरता आए, औद्योगिक जगत में पूर्ण रोजगार आए तथा राष्ट्र की मुद्राओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सके। एक दूसरे देश खुले तौर पर पूरे विश्व में व्यापार व्यवसाय कर सके, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आएगा और फिर से सभी लोग पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में लौह अयस्क के 3 वितरण क्षेत्र का नाम लिखें। भारत में लौह अयस्क के 3 वितरण क्षेत्र में हम सबसे पहले बोलेंगे झारखंड में। झारखंड में पूरे भारत के 50% लौह अयस्क मिलता है। वहीं पर उड़ीसा में भी लौह अयस्क का विशाल भंडार है, छत्तीसगढ़ में विशाल भंडार है, राजस्थान में भी लौह अयस्क का विशाल भंडार है। क्वेश्चन नंबर 42, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है। तो कृषि आधारित उद्योग जिस उद्योग को करने में या जिस उद्योग को स्थापित करने में कृषि से कच्चे माल लिए जाते हैं उसे कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे अगर कपड़ा बनाना हो तो उसके लिए कपास चाहिए, कपास कृषि के द्वारा प्राप्त होता है तो वह कृषि आधारित उद्योग हुआ। जैसे गुड़ और गन्ना, चीनी को बनाने के लिए गन्ना चाहिए, गन्ना भी कृषि के द्वारा प्राप्त होता है तो ये चीनी उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है। वहीं अगर हम खनिज उद्योग की बात करें, खनिज आधारित उद्योग की बात करें तो उसमें जैसे लौह अयस्क नीचे से मिलता है, हमारी पृथ्वी के नीचे दबा हुआ है और उससे खनिज प्राप्त करके लोहे के सामानों को बनाया जाता है तो लौह आधारित उद्योग को खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, लोकतांत्रिक व्यवस्था के 2 चुनौतियों की चर्चा करें। चुनौती कहने का मतलब है कि समस्या क्या क्या है, हमारी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के रास्ते में कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनौतियों के रूप में हम कह सकते हैं जैसे हमारा देश अभी अशिक्षित है, अशिक्षित लोगों का भरमार है जो अपने अधिकारों को समझ पाती है ना ही कर्तव्यों को समझ पाती है, जिसके कारण लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पा रहा है। लोकतंत्र में सभी लोग अपने अधिकारों का सही रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और ना ही लोकतंत्र में सही प्रतिनिधि को चुन पा रहे हैं, वोट का भी कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं। तो शिक्षा का अभाव हमारे लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं आर्थिक असमानता, कहीं देख रहे हैं कोई बड़े बड़े धनी मानी आदमी है जिसके लिए धन दौलत का कोई कीमत नहीं है, ऐशो आराम में वह अपने समस्त धन को खत्म कर दे रहे हैं और कोई व्यक्ति 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो इस तरह में जो व्यक्ति गरीब है उसके लिए वोट का कोई मायने नहीं है, वो व्यक्ति अपने वोट को 200, 400, 500 में बेचने के लिए तैयार रहता है। तो इस तरह से आर्थिक असमानता लोकतांत्रिक मार्ग में बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। तीसरा चुनौती के रूप में हम देखते हैं मतदान का दुरुपयोग। हमारे भारत में मतदान का हमेशा दुरुपयोग होता आ रहा है, कई प्रकार के बोगस वोट, कई प्रकार की जो है लोगों को थोड़े से पैसे में लोगों का वोट को खरीद लेना, ये सारी मतदान का दुरुपयोग है। लोग रिश्तेदार हो या फिर बहकावे में ले आते हैं, झूठे वादे करके मतदान का दुरुपयोग होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये सारी चुनौतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ऋण के किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करें। ऋण कहने का अर्थ है कर्ज। किसी भी व्यक्ति से, संस्था से या सरकार के बैंकों से हम अगर कर्ज लेते हैं तो उनके लिए सबसे पहले हमें ऋण की शर्तें देनी पड़ती है। अर्थात व्यक्ति कोई हमारे मुंह देखकर या हमारे चेहरे को देखकर कर्ज नहीं देता, उनके लिए स्पष्ट ऋणाधार होता है। ऋण की शर्तें पूरा करने के बाद ही हमको ऋण मिलता है। अगर हम किसी सेठ साहूकार के पास जाते हैं तो ऋण देने के लिए ज़मीन का कागजात हो सकते हैं, कोई व्यक्ति जो है गारंटर हो सकते हैं जो धनी मानी व्यक्ति है या उसको महाजन अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, उसके आधार पर महाजन ऋण दे देते हैं। या अगर मेरे पास कोई संपत्ति है, जेवर जेवरात है, उसको रख करके अभी हम ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वही अगर हम बैंकों में जाएंगे तो बैंक वाले भी हमारे जॉब कार्ड को देख करके, ज़मीन की कागज़ को देख करके, साथ ही साथ मेरी कोई वहाँ पे पूंजी पहले से रखी पड़ी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई फिक्स डिपॉजिट है, उसके आधार पर भी बैंक में ऋण मिल जाता है। तो वह सारी ऋण की शर्तें हैं। ऋण की शर्तें कहने का अर्थ है ज़मीन की कागजात, जेवर जेवरात, संपत्ति, कोई गारंटर या फिर
पहले से संचित संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 46, उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ता की किस प्रकार मदद करती है? किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख करें। उपभोक्ता अधिनियम के तहत, उपभोक्ता अधिनियम 1986 में लाया गया था। उसके तहत इस संगठन का निर्माण किया गया है और उसका काम है उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना, उपभोक्ता का क्या अधिकार है उसको शिक्षित करना तथा उपभोक्ता संबंधी जो भी कानून उल्लंघन किए जाते हैं उस पर न्याय देना, उस पर विचार करना। ये 3 तरीका है। क्वेश्चन नंबर 47, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद किया? मुद्रण संस्कृति, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही ऐसे पत्र पत्रिकाएं पेपर वगैरह मिलती थी, लेकिन जब से पत्र पत्रिकाएं पेपर छपने लगी तब से लोगों के बीच जागरूकता आने लगी और ये इस प्रकार आने लगी कि एक व्यक्ति दूसरे जगह क्या हो रहा है, चाहे सरकार जो ब्रिटिश लोग थे क्या कर रहे हैं, उसकी जानकारी उसे गांव देहात या दूर दराज के लोगों को भी मिलने लगा, जिससे उसको यह समझने का मौका मिला कि ब्रिटिश लोग अच्छा कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता के आंदोलन में कौन लोग पकड़े गए तथा वो किस कारण से पकड़े गए, क्या त्याग कर रहे हैं, क्या बलिदान कर रहे हैं, ये सारी जानकारी भारत के समस्त देशवासियों को होने लगी और इस प्रकार सभी भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी और स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करने के लिए उत्सुक हुए। क्वेश्चन नंबर 48, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? इसका उत्तर होगा बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूती व रेशमी से बने चीज़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की, जो इस प्रकार है। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों को और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। तीसरा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें की पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा भी देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं दे सकते थे। इन सारे उपायों के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किया। क्वेश्चन नंबर 49, सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी के कई रूप हो सकते हैं। सत्ता के साझेदारी के कुछ रूप जो है, पहला जो है वह क्षैतिज बंटवारा। सत्ता के बीच क्षैतिज बंटवारा कहने का अर्थ है सभी को आपस में बराबर होते हैं, इस प्रकार होते हैं। इसमें होता है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये शासन के अंग हैं और ये सभी अपने अपने कार्य करते हैं अपने अपने जगह, या सभी लोग अपने अधिकार के लिए समान हैं और एक दूसरे पर वह संतुलन भी स्थापित किए रहते हैं, तो उसको सत्ता की क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। सत्ता की क्षैतिज बंटवारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच होता है। वही दूसरी प्रकार से सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण जो है हमारे यहाँ केंद्र, राज्य और पंचायती स्तर पर हो सकता है। ऊर्ध्वाधर करने का अर्थ है लंबवत बंटवारा। सबसे ऊपर में केंद्र होता है, मध्य में राज्य होता है और थर्ड में पंचायती सरकार होती है। इस प्रकार से दूसरा बंटवारा होता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। वही विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। हर किसी देश में अनेक प्रकार के समूह हो सकते हैं। कहीं जाति के आधार पर समूह हो सकता है, कहीं धर्म के आधार पर समूह हो सकता है। तो जहाँ पर जैसा वातावरण रहे, जहाँ जिसकी जैसी परिस्थिति रहे, तो उस समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। अगर हम चौथी बात लें तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। उसको जैसे हम केंद्र और राज्य सरकार के बीच अगर अनुसूची 7 में देखें तो हमारे यहाँ अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बांट दिया गया है। मूल संविधान के तहत यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है। संघ सूची केंद्र का अधिकार है, वहीं राज्य सूची पर सिर्फ राज्य का अधिकार है और समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार है।
सत्ता का साझाकरण समझौता, वही समवर्ती सूची के बारे में कह रहे हैं। दोनों में समवर्ती सूची ऐसा है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों समान रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसमें सर्वोच्च केंद्र को माना जाता है, क्योंकि भारत में केंद्र सर्वोच्च है। वही दबाव समूह भी है। सत्ता का बंटवारा दबाव समूह में भी होता है। दबाव समूह कहने का अर्थ है कि एक ऐसा समूह जिसको सरकार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही उसकी सत्ता पर काबिज होने का कोई अर्थ होता है। वह सिर्फ अपने हित के लिए एकत्रित होते हैं, और जब हित पूरा हो जाता है उसके बाद वह समूह खत्म हो जाता है। दबाव समूह को भी कई प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं। वहीं आंदोलन का नियंत्रण के लिए भी सत्ता का बंटवारा होता है। वहीं राजनीतिक दल के पास भी शक्तियां और कई प्रकार के अधिकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देते हैं? देखो, किसी भी देश में आर्थिक विकास जो होता है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कोई भी देश जब पूर्ण विकसित नहीं होते हैं तो वहाँ बड़े बड़े धनी मानी पूंजीपतियों का अभाव होता है। इस स्थिति में वह बड़े बड़े उद्योगों का स्थापना नहीं कर सकते हैं। अगर बड़े बड़े उद्योगों का स्थापना नहीं होता है तो रोजगार के अवसर भी कम प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण करते हैं। हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्रक है क्या। हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्षेत्रक होते हैं, दूसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्षेत्रक होते हैं, और तीसरा सार्वजनिक अर्थव्यवस्था क्षेत्रक होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व की प्रधानता होती है। वहाँ बड़े बड़े पूंजीपति अपने से खुद से बड़ी बड़ी उद्योगों का निर्माण करते हैं। वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीपति उसके साथ ही साथ सरकार दोनों मिल करके बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण करते हैं। अगर तीसरी बोले हम सार्वजनिक में, तो सार्वजनिक जो जिसमें सरकार ही बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण करते हैं। भारत जैसे देश जब आज़ाद हुआ था उस समय तक पूंजीपतियों का अभाव था। यहाँ धनी मानी व्यक्तियों का अभाव था। साथ ही साथ बहुत सारे लोग गरीब थे। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता तो फिर से वही शोषण वाली अर्थव्यवस्था बन जाती, जिसमें पूंजीपति चंद पूंजीपति जो है गरीब लोगों को शोषण करते। इस स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और सरकार द्वारा बड़े बड़े उद्योग धंधे को स्थापना किया गया तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। तो एक आर्थिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का अहम योगदान बुनियादी संरचनाओं के निर्माण और विस्तार द्वारा यह तीव्र आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। अब ये आर्थिक विकास तीव्र कैसे होता है? क्योंकि सरकार द्वारा बड़े बड़े उद्योग धंधे की स्थापना किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार में जुड़ते हैं और आय की प्राप्ति करते हैं, जिससे आर्थिक विकास तेज होता है। वहीं दूसरा पॉइंट के रूप में हम कहेंगे कि यह रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। जब तक कोई वैसा स्कीम नहीं लाया जाएगा, उस प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए जाएंगे जिसमें कि लोग रोजगार से जुड़े, तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान। तो सार्वजनिक क्षेत्र विकास के लिए संसाधन भी जुटाता है। क्वेश्चन नंबर 50 में अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के अंतर को स्पष्ट करें। सबसे पहले औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के में जानना पड़ेगा। औपचारिक क्षेत्र जहाँ पर नियमबद्ध तरीके से ऋण मिलता है तथा नियम के तहत उसको देना भी पड़ता है। तो औपचारिक क्षेत्र में हम किसे लेंगे? औपचारिक क्षेत्र में हम बैंक को लेंगे, कई प्रकार की सरकारी एजेंसियों को लेंगे। और वहीं अनौपचारिक क्षेत्र में कोई नियम नहीं होता, वह सिर्फ आदमी को पहचान के आधार पर ही वो मिल जाता है। तो अनौपचारिक क्षेत्र में साहूकार आएंगे, दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, अगल बगल के जो पड़ोसी व्यक्ति हैं वो आएंगे। तो औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत वही हैं। अब उसमें अंतर क्या है? तो औपचारिक क्षेत्र में एक नियमबद्ध तरीके से ऋण मिलती है, उसके लिए स्पष्ट ऋणाधार होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि कोई जॉब कार्ड होनी चाहिए, संपत्ति के पेपर होने चाहिए, उसके लिए गारंटर होने चाहिए। वह पहले कोई कागजी लिखित कार्यवाही की जाती है, पहले उस पर अप्लाई किया जाता है, फिर ऋण की शर्तें पूरे होने के बाद ही ऋण प्राप्त होता है। वहीं अगर हम अनौपचारिक स्रोत की बात करें तो अनौपचारिक क्षेत्र में जैसे साहूकार, दोस्त, मित्र, पड़ोसी, ये सभी कोई स्पष्ट ऋणाधार नहीं होता और नहीं उसकी कोई स्पष्ट शर्तें होती है। अगर साहूकार के पास दोस्त में के साथ अच्छी बनती है, अच्छी पहचान है, तो उसके पास हमें
बहुत ही आसान तरीके से ऋण मिल जाती है और उसकी ऋण की ब्याज दर बहुत ऊंची होती है। जितना ब्याज दर ऊंची होता है उतना आसानी से ऋण मिल जाता है। वहीं औपचारिक क्षेत्र में ऋण की ब्याज दर जो है एक निश्चित होती है। वह हमारे यहाँ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय किया जाता है और उसी के आधार पर उस पर ब्याज लिया जाता है। बैंक किसी के साथ मनमानी नहीं कर सकती। लेकिन सेठ, साहूकार, मित्र, ये सब का ब्याज दर कोई तय नहीं होता। कोई बिना ब्याज दर के भी दे सकते हैं और कोई बहुत ऊंची ब्याज दर में भी दे सकते हैं, कोई मध्यम ब्याज दर में भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में पाई जाने वाली मृदा का वर्गीकरण करें और उनका वर्णन करें। इसका आंसर होगा बच्चों, भारतवर्ष में यह एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारतीय मिट्टी का सर्वेक्षण विश्लेषण कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला होगा जलोढ़ मिट्टी, जो कि हमारा गंगा के मैदानी भागों में पाया जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। वहीं दूसरी होती है काली मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। वहीं लाल मिट्टी, वही लेटराइट मिट्टी, जो बलुई मिट्टी होते हैं उसका नाम दूसरा बलुई मिट्टी भी होता है। तथा 5वां होता है रेतीली मिट्टी, जो रेगिस्तानों में पाया जाता है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करते हैं हम आप लोगों को अच्छा से समझा पाए होंगे। आप लोग इसे बार बार सुने तथा समझें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो। थैंक यू।